इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में कितना फ्रॉड चल रहा है? 80% इज फ्रॉड। तो टर्की और इंडिया को ब्लैक मार्केट कहा जाता है, क्योंकि ना वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं क्वालिफाइड, जिनके पास कोई एक्सपोजर ही नहीं, जिनको इंजेक्शन पकड़ना भी नहीं आता। जनरली क्या होता है कि बड़े घर ले लेते हैं ऑन रेंट, उनके अलग अलग रूम्स में ओटीज बना देते हैं। कम से कम जैसे 4 रूम्स हैं तो 8 ओटीज साथ साथ चल रही हैं। हर ओटी में 2-3 12th पास टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं जो ट्रांसप्लांट करते हैं। बालों को लेकर रिश्ता कैंसिल हो गया। वो लोग आपके पास आए, उन्होंने बताया कि भाई बालों की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हुआ। उसने मुझे डिवोर्स दे दिया बिकॉज शी गॉट इन्वॉल्व विद समबडी whom she found more attractive because he had hair. आई थिंक बाल एक चीज है जहाँ पे लड़कियाँ शायद रिजेक्ट कर दे, क्योंकि बाल आपकी लुक्स को एनहांस करते हैं। 25,000 में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, 2.5 लाख में भी हो रहा है। सेम टेक्निक, सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्क क्या है? मैं आपको 2.5 लाख क्यों दूं? I have 2 words for these. Number 1 scam, Number 2 marketing. सलमान खान ने ट्रांसप्लांट कराया था आज से कई साल पहले दुबई में एक डॉक्टर से, जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर है। आई फील इंडियन सर्जन्स आर द बेस्ट। उसके बाद अगर डोनर एरिया नहीं है, बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या बॉडी हेयर यूज़ होंगे कि वो भी नहीं हो सकता? 50 इयर्स का पेशेंट है, वो अपने खुद की फोटोग्राफ 16 इयर्स की या 20 इयर्स की लेके आ जाता है कि डॉक्टर मुझे ऐसी हेयरलाइन चाहिए। बट लास्ट 10 साल में सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके नज़र में आया है, और वो ऑब्वियसली पब्लिकली रिवील नहीं हुआ। बॉलीवुड नहीं, क्रिकेट फील्ड में अगर आप देखें तो आई लाइक विराट कोहली। उन्होंने ये भी एडवाइस किया था कि शैम्पू मत यूज़ करिए, मैं पानी से बाल धोता हूँ। स्पेशली मैन, बिकॉज आई डील विद देम, उनको कंडीशनर लगाना नहीं आता, वो कंडीशनर लेके ऐसे 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 मालिश करने लग जाते हैं और ऐसे लगाते लाइक शैम्पू। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट से लोग मर रहे हैं। क्या हुआ जिसकी वजह से डेथ हुई, और ये कितना रिस्की है? पर लोग गूगल इज द डॉक्टर हियर, नो, डॉक्टर इज नॉट अ डॉक्टर। हमारी डिग्री तो कुछ है ही नहीं, तो गूगल इज एवरीथिंग। क्या आपको पता है इंडिया में हर 2 में से 1 लड़का 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपने बाल लूज करने लग जाता है, और उनमें से मैक्सिमम लोग गलत ऑयल लगा रहे हैं, गलत शैम्पूज यूज कर रहे हैं, गलत प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ज्यादातर इंस्टाग्राम से इंस्पायर होके, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन कोई देता नहीं। लेकिन आज वो बदले साल से हेयर ट्रांसप्लांट्स कर रही हैं, बट स्टैटिस्टिकली ओवर 4500 हेयर ट्रांसप्लांट्स अपने खुद के हाथों से कर चुकी है। वो पहली इंडियन डॉक्टर हैं जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी में पहली बोर्ड मेंबर है। उनका नाम है Dr. Shalini Malhotra. Dr. Shalini, welcome to the show. It is an honor to have you here. Before we begin, there's this one thing that, it always has been on my mind when I started reading about your profile. Since you've been doing hair transplants for so long, being associated in skin and then getting into hair, and that too in the era where there were only male surgeons or trichologists. How did this entire journey happen? And I see that you're also an American board member of the Association of Hair Transplants in the US. So how did this all happen? How did you start doing this? Thank you, Tanay. It's a pleasure to be here in front of you and talking about my life and my journey. Okay, so life की जो सबसे सुंदर चीज़ें होती हैं, I think you would agree with me, that happens when it's not planned. So I think hair transplant happened with me in the same manner. So I was doing my post graduation from Safdarjung Hospital, MD, और लास्ट ईयर में थी मैं, फाइनल ईयर में. सो आई वॉज थिंकिंग कि प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है कि गवर्नमेंट जॉब करना है, क्या करना है. उस टाइम पे मैंने अपने रिज्यूमे naukri.com में अपलोड किया था, एंड देन दिस कंपनी, दिस यूरोपियन चेन ऑफ कंपनी कॉल्ड DHI, दे कॉन्टैक्टेड मी, और उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की कि आपको 18 सिटीज़ ऑफ द कंट्री में फ़्लाई करके हेयर ट्रांसप्लांट करना है एंड कम बैक टू द बेस सेंटर विच इज़ इन दिल्ली. और उस टाइम हमें लगता था कि हाँ, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, फ्री फ्लाइंग मिल रहा है, और मुझे उस टाइम हेयर ट्रांसप्लांट का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, जस्ट लाइक दैट. एंड देन आई जॉइन दिस कंपनी एंड आई गेव माई फाइनल एग्जाम्स आफ्टर जॉइनिंग दिस, एंड देन आई क्लियर्ड माई एग्जाम, and then I realized that this was one of the best decisions, because when I started doing transplant and started learning transplant and seeing the result, it was very gratifying, and I gradually fell in love with it. And what were the techniques at that given point in time? Were people doing FUT or FUE, or were there any other techniques that were being done at that time? तो ये 2012 या 13 की बात है. उस टाइम पे FUE और FUT दोनों होता था, लेकिन FUT भी आज के टाइम से ज़्यादा
नंबर्स में होता था, लेकिन अब क्या है, ग्रेजुअली देर इज़ अ शिफ्ट टुवर्ड्स FUE बिकॉज पीपल डोंट वांट टू गो थ्रू एन इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक FUT। उस टाइम तो दोनों ही होते थे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सर्जन्स आज की डेट में, स्पेसिफिकली प्लास्टिक सर्जन्स जो हेयर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, वो FUE को बोलते हैं कि ये क्रिमिनल है। एक्चुअली में आप क्राइम कर रहे हैं किसी के ऊपर FUE करके। इसकी सच्चाई क्या है? इससे ज़्यादा बेतुकी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी कि FUE क्रिमिनल है। आप अगर मुझसे पूछें तो इट्स द ऑपोजिट। FUT इज़ अ वेरी इन्वेजिव प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, आपके सिर के पीछे वाले एरिया में एक चीरा लगता है, देयर इज़ अ स्ट्रिप ऑफ स्किन विच इज़ कट एंड इंसाइज्ड एंड टेकन आउट, एंड देन अ स्टिचेस, लॉट ऑफ स्टिचेस आर गिवन। जिस एरिया पे आप स्ट्रिप निकालते हो, पेशेंट एंड्स अप विद अ स्कार तो स्कार होता है, चाहे आपका सर्जन कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपको बहुत फाइन स्कार दे दे, लेकिन स्कार देगा एक लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ से लेके एंड टू एंड स्कार रहता है। दूसरा क्या होता है कि उसमें एक खिंचाव रहता है टाइम के साथ, क्योंकि वहाँ की स्किन निकली है। आप जब वहाँ पे सूचर्स दोगे तो वो स्किन जब जुड़ती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू मे हैव अ फीलिंग ऑफ ट्रैक्शन अराउंड दैट एरिया। कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लीडिंग, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, longer time taken to recover is more with strip technique compared to FUE. FUE आजकल follicular unit extraction नहीं, excision कहते हैं उसे, follicular unit excision। उसको ऐसे ही हम minimally invasive नहीं कहते। Compared to strip, this is a minimally invasive technique, क्योंकि इसमें कोई incision नहीं लग रहा है, कोई stitches नहीं हो रहे। We are simply punching and extracting grafts from the back. ओके एक एक करके हम ग्राफ्ट निकाल रहे हैं। छोटे छोटे होल्स होते हैं जो 1 वीक में हील हो जाते हैं, आसपास के बाल उग जाते हैं, कोई वहाँ पे आपको स्कार नहीं होता है, और एंड ब्लीडिंग is less compared to strip technique, chances of infection is less, and recovery is also faster. एंड मैं नहीं बोल रही हूँ, आजकल क्लिनिक में पेशेंट्स खुद आके बोलते हैं कि डॉक्टर हमें FUE कराना है, हमें FUT नहीं कराना है। अगर मैं उन्हें ऑप्शन भी दूंगी आप स्ट्रिप करा लो, तो मना कर देते लोग। दोनों में से जो जड़ है वो गायब किस में होती है हमेशा के लिए? कि आपने एक बाल निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, कहीं और लगा दिया, तो वो बोलते हैं कि क्रिमिनल इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर वापस वहाँ पे कभी भी बाल नहीं आएगा जहाँ से निकाला गया है। वो दोनों टेक्निक्स में नहीं आता। स्ट्रिप में भी जो स्ट्रिप ऑफ स्किन निकाल दी, उसके तो सारे बाल ले लिए, और वो स्किन का जो एरिया है वो भी परमानेंटली निकल गया, तो वहाँ भी उस एरिया का देयर इज लॉस ऑफ हेयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। FUE में भी जो हम बाल निकालते हैं वो वापस नहीं आते, क्योंकि हम जड़ों से निकालते हैं, लेकिन इसकी एक टेक्निक होती है। आपको पूरे बाल नहीं निकालने, आपके पूरे जो पीछे का हिस्सा है उसका आपकी पूरी लाइफ टाइम में 35 to 40% ही निकालना होता है। जो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं, 8,000 10,000 बाल, वो पीछे फिर उनका एरिया ख़राब होता है। कई लोग कहते हैं कि कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना चाहिए, FUT का भी और FUE का भी। ऐसा क्यों कहते हैं और इसकी क्या सच्चाई है? मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। लोग ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये कौन कहेगा, ये प्लास्टिक सर्जन्स कहते हैं जो स्ट्रिप करते हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट है या जो आजकल के सर्जन्स हैं जो FUE कर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स FUE से निकल सकती हैं जो कि स्ट्रिप से निकलते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि FUE में आपको एक की जगह हो सकता है 2 सिटिंग्स लेनी पड़े, लेकिन उतने ही फॉलिकल्स निकल जाते हैं। स्ट्रिप जो करते हैं वो इस चीज़ को, अपने स्ट्रिप को FUE टेक्निक के साथ घुसा देते हैं। ये पेशेंट को इस तरह कन्विंस करते हैं कि एक सिटिंग में हम आपके एक साथ ही खूब सारे बाल निकाल लेंगे, बट उसकी ज़रूरत क्या है? यू बी पेशेंट, गो फॉर 2 सिटिंग्स जो 1 महीने के गैप में हो जाती हैं, एंड सेम अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट्स निकलवाइए और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। सो आई डोंट थिंक कि FUT, मैं पर्सनली FUT के फेवर में नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे जॉन इब्राहिम जैसी हेयरलाइन चाहिए, शाहरुख खान जैसी हेयरलाइन चाहिए, रोनाल्डो जैसी हेयरलाइन चाहिए। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये पॉसिबल भी है जो सर्जन्स हैं। इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है? क्या एक्सपेक्टेशंस लोग ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं, और किसने ये एक्सपेक्टेशन सेट करी हैं, और ये एक्चुअली में हो सकता है? अगर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी अच्छे तरीके से किए जाए, एक एक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा की जाए, तो आपको 90 to 95% पॉसिबिलिटी है कि नेचुरल हेयर जैसी आपकी डेंसिटी और लुक आपको मिल सके वापस। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि जो भगवान ने आपको डेंसिटी दी है, दैट कैन नॉट बी अचीव बाय अ ह्यूमन बीइंग। सो वो 100% परफेक्शन तो नहीं आएगी, लेकिन अगर करेक्ट तरीके से किए जाए तो बहुत अच्छी ग्रेटिफिकेशन मिलती है पेशेंट को और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन, आमिर खान, आई नो कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया एंड यू कांट मेक आउट, यू नो।
सो देर आर मैनी सेलिब्रिटीज़ जिनके एक्चुअली में बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. हियर आई वुड लाइक टू मेंशन, जब आप स्ट्रिप की बात कर रहे थे, स्ट्रिप फेमस हुआ जब सलमान खान ने ट्रांसप्लांट कराया. सलमान खान ने ट्रांसप्लांट कराया था आज से कई साल पहले दुबई में एक डॉक्टर से, जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर है, और उनका रिज़ल्ट उस टाइम पे अच्छा था, जो पर्सनली मुझे नहीं लगता. इफ़ यू वुड आस्क मी, सलमान खान की हेयर लाइन अगर आप देखें, एक तो बाल खड़े खड़े हैं, दूसरा मुझे उनकी हेयर लाइन इतनी नेचुरल नहीं लगती है, यू कैन मेक आउट. लेकिन उस टाइम जब उन्होंने कराया, उस टाइम उनका रिज़ल्ट अच्छा होगा. तो उन्होंने जिन जिन को रेकमेंड किया, दे ऑल वेंट टू हिम एंड दैट टाइम स्टेप गॉट फेमस. He's 60 now. Can this be corrected? Correction of your baldness depends not on your age but on two factors. Number one, आप medically fit है कि नहीं. अगर आप medically fit है तो transplant 75 years तक भी किया जा सकता है, 80 years तक भी किया जा सकता है. दूसरा, आपका donor area कितना robust है. अगर donor area healthy है, उसमें बाल हैं, तो क्यों नहीं कर सकते. I have lot of patients जो 70 and above हैं जो कराते हैं. डॉक्टर साहब, बॉडी के डोनर एरिया की क्या सच्चाई है? आई हैव हर्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डूइंग बॉडी एंड सिंथेटिक. कोई कहता है कि ये एफडी अप्रूव्ड है, कोई कहता है यूएसएफडी अप्रूव्ड नहीं है या एफडी अप्रूव्ड नहीं है. बॉडी हेयर, सिंथेटिक या इनका कॉम्बिनेशन, अगर आपका डोनर एरिया नहीं है और वो विग नहीं पहनना चाहते, तो इसमें एक्चुअल क्या सच्चाई है और क्या सक्सेस है? बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट तो एफडीए अप्रूव्ड है. एफडीए तो ड्रग्स को अप्रूव करता है, राइट? सो बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट इज अ अप्रूव्ड प्रोसीजर बाय ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज विच डील विद हेयर ट्रांसप्लांट, लाइक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी. वहाँ बॉडी हेयर तो हम कर सकते हैं. जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, बॉडी हेयर के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं जितने स्कैल्प हेयर के आते हैं. क्यों? क्योंकि सपोज आप चेस्ट से ले रहे हो तो वो कर्ली बाल हैं, तो आपके स्कैल्प पे कर्ली आएंगे, फाइन आएंगे, डेंसिटी भी थोड़ी कम आती है. बॉडी हेयर में बियर्ड एरिया इज़ अ गुड हेयर फॉर एक्सट्रैक्शन, वहाँ के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. सो दैट इज़ एन ऑप्शन बट नॉट एज गुड एज एन ऑप्शन लाइक योर स्कैल्प हेयर टू एक्सट्रैक्ट ग्राफ्ट्स. जहाँ तक सिंथेटिक हेयर की बात करें, इट्स अ नो अकॉर्डिंग टू मी. एक तो आर्टिफिशियल चीज़ है, दूसरी क्या है कि वो लगाने से बॉडी में रिकग्नाइज इट एज अ फॉरेन बॉडी एंड आपके स्कैल्प पे रिएक्शन हो सकता है. तीसरा, वो परमानेंट नहीं होते. वो क्लेम करते हैं कि 4-5 साल रह जाएंगे, लेकिन 1-2 साल में मोस्टली मैंने देखा है कि वो फॉल आउट हो जाते हैं. इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, टेम्प्रेरी रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिस्क भी है, तो क्यों कराना है. किसी ने सिंथेटिक कराया हो, वो करेक्ट हो सकता है बॉडी से या किसी और तरीके से? सिंथेटिक बालों को निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज और स्कारिंग के चांस रहते हैं. गॉट इट. आपने ग्रीस में भी पढ़ाई करी और आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट समझे. करंट सिनेरियो में इंडिया में और बाहर में क्या फ़र्क है? मैंने ग्रीस में अपनी ट्रेनिंग ली है, मैंने वहाँ सर्जरीज नहीं की है. आई जस्ट गॉट ट्रेंड देयर. मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं. आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी एंड डॉक्टर्स, सर्जन्स, द टॉप सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड. आई हैव इंटरेक्टेड विद देम. आई फील इंडियन सर्जन्स आर द बेस्ट. इसके लॉजिकल रीजंस हैं. नंबर 1, हमारी कंट्री में आप नॉर्थ से साउथ जाएं, जम्मू कश्मीर टू केरला, यू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हर इंसान के बालों की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है, बिकॉज वी आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड हमारे रेशियल डिफरेंसेस होते हैं. साउथ इंडियंस के कर्ली होंगे, ऊपर आप नॉर्थ में आएंगे स्ट्रेट होंगे, किसी के ईस्ट में जाएंगे पतले होंगे. सो इंडियन सर्जन्स को इतनी वैरायटी ऑफ स्कैल्प या वैरायटी ऑफ ग्राफ्ट या हेयर में ऑपरेट करने का एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, जो फॉरेन डॉक्टर्स को नहीं होता. नंबर 2, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसप्लांट सर्जन हु इज़ डूइंग अ डिसेंट वर्क हैव लॉट्स ऑफ पेशेंट्स. हमारे पास डर्थ नहीं है पेशेंट्स की. वेस्टर्न डॉक्टर्स जो वहाँ के टॉप डॉक्टर्स हैं, वो महीने में 10 से 15 सर्जरीज करते हैं. हमारे मीडियम डॉक्टर्स भी महीने में 30 से 35 कर लेते हैं. तो आई थिंक हमारा जो एक्सपोजर है, एंड ओवरऑल हमारी इंडियंस की टेंडेंसी क्या होती है, हार्ड वर्क. हमारे आई थिंक ये हमारे जीन्स में, और जिस तरह हम बड़े होते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं, हमारे इतना कॉम्पिटिशन होता है टू बिकम सक्सेसफुल दैट वी आर मोर कॉम्पिटेंट, हम अच्छे हो जाते हैं. तो आई थिंक कि किसी को भी ट्रांसप्लांट कराना है तो इंडिया में आप रिसर्च करो और इंडियन डॉक्टर के पास जाइए. आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. डोंट गो टू टर्की एंड अदर सिटीज़ एंड अदर कंट्रीज़ टू गेट योर ट्रांसप्लांट डन. डॉक्टर साहब, बहुत कम फीमेल सर्जन्स हैं ट्राइकोलॉजी में या हेयर ट्रांसप्लांट में इंडिया में आज भी. आपने जब शुरू किया 12-15 साल पहले, तब से अब तक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है. आज भी जितने भी, अगर हम ऑनलाइन भी ढूंढते हैं, तो मेल सर्जन्स ज़्यादा हैं. ऐसा क्यों है? तने ये मैं भी सोचती हूँ कि फ़ीमेल्स क्यों कम है. इनफैक्ट मुझे जो भी जूनियर्स मिलते हैं जो कि फ़ीमेल्स हैं हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, आई मोटिवेट देम कि प्लीज़ करो, बिकॉज
मोस्टली मेल सर्जन्स ही हैं जिनका नाम है, अगर हम वैसे देखें बहुत कम होंगी फीमेल्स. आई थिंक इसका रीज़न ये हो सकता है कि इट्स अ वेरी लेबोरियस जॉब. You need to be fit and you need to concentrate on doing a very fine work for a long period of time. तो dropouts बहुत है. फीमेल्स को क्या होता है कि अपनी फैमिली देखनी होती है, एंड देन चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैपन, एंड देन आई थिंक उसके बाद इस तरह का लेबोरियस जॉब कई बार वो नहीं कर पाती हैं. मे बी दिस मे बी अ रीज़न. आई एम नॉट श्योर, बट ये होना नहीं चाहिए. दिस ट्रेंड शुड चेंज. देयर शुड बी मोर एंड मोर फीमेल्स हु शुड कम इनटू दिस मेल डोमिनेटेड फील्ड. स्किन और हेयर बहुत ज़्यादा एक साथ जुड़े हुए हैं. क्या एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक ट्राइकोलॉजिस्ट आज की डेट में एक साइकोलॉजिस्ट भी है? बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक आप साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सब बन जाते हो. रीज़न ये है कि आप लोगों की लुक्स से डील कर रहे हो, और जिसके लुक्स ख़राब है कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल स्टेट पे इफ़ेक्ट करता ही है. बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके बाल झड़ गए हैं, बॉल्ड हैं, वो ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन पे होते हैं या ऑलरेडी डिप्रेस्ड होते हैं. तो वो आपको वो स्किल तो शार्पन करनी पड़ती है, टू एक्चुअली काउंसिल द पेशेंट. बट येस, दैट इज़ ट्रू, दैट्स अ फैक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसने मुझे बोला कि डॉक्टर, मेरी वाइफ है, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया बिकॉज शी गॉट इन्वॉल्व विद समबडी whom she found more attractive because he had hair. और उसने उसको यही ताना मारा कि तेरे तो बाल भी नहीं है, तो वाई वुड आई स्टे विद यू. और वो उस डिवोर्स के बाद मेरे पास आया था कि डॉक्टर, मेरे बस आप बाल लगा दो, कॉस्ट इज़ नॉट एन इशू, बट आई वॉन्ट माई हेयर बैक. तो ये भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ. एंड प्लस आई हैव सीन कि ये बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट भी कर सकता है. बाल आना और बाल ना होना आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी करता है. इट्स अ वेरी, मेरे लिए एज अ सर्जन इट्स अ वेरी ग्रेटिफाइंग जॉब टू गेट समबडीज़ हेयर बैक. डॉक्टर, सीधा शुरू करते हैं. इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में कितना फ्रॉड चल रहा है, परसेंटेज में बताइए. 100 क्लिनिक्स से कितनी जेन्युइन ट्रस्टवर्दी क्लिनिक्स हैं? 80% इज़ फ्रॉड. प्लीज़ बी वेयर. क्योंकि ना वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं क्वालिफाइड, ना वहाँ पे प्रॉपर ओटी होता है, ना इक्विपमेंट स्टरलाइज्ड होते हैं. तो ये पेशेंट्स नीड टू बी वेरी अवेयर. उनको अपना रिसर्च पूरा करना चाहिए, देखना चाहिए सर्जरी कौन कर रहा है, कहाँ हो रही है. एंड टेक्नीशियंस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में. टेक्नीशियंस भी क्या, 10th और 12th पास, जिनके पास कोई एक्सपोजर ही नहीं है, जिनको इंजेक्शन पकड़ना भी नहीं आता. तो ऐसे लोग कर रहे हैं बस जस्ट बिकॉज मार्केटिंग खूब अच्छी हो रही है. बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ्स दिखा लेते हैं जो मॉफ्ट हो सकती है. बहुत सारे तरीके से आप इस तरह दिखा सकते हैं पिक्चर्स में कि बाल आ गए. फोटोग्राफी का क्या एंगल है, टू एक्चुअली जेन्युइन वर्क अगर आप मुझसे पूछें तो 20% क्लिनिक्स में ही हो रहा है. डॉक्टर साहब, पता कैसे चले कि ये जेन्युइन है, ये इनजेन्युइन है? लैब कोट पहन रहे हैं, किसी और का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, पता कैसे चले कि यहाँ पे काम जेन्युइन हो रहा है कि नहीं? आप सबसे पहले जिस भी पर्सन से आप कंसल्टेशन कर रहे हैं उनसे आप बोलिए. अगर वो खुद डॉक्टर हैं तो उनसे उनका नाम पूछिए, उनके सर्टिफिकेट्स, उनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस को आप इंटरनेट पे सर्च करिए. अगर कोई काउंसलर है तो यू प्लीज़ इंसिस्ट कि मुझे आप ऑपरेटिंग सर्जन से मिलवाएं. ऐसे गोस्ट सर्जरीज होती हैं जिसमें काउंसलर आपको कन्विंस कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और आपको पता ही नहीं आपकी सर्जरी कौन कर रहा है. यू एंड अप पेइंग फॉर द प्रोसीजर, यू गो इनटू द ऑपरेशन थिएटर एंड देन यू सी दैट द सर्जन इज़ नॉट देयर. तो ऐसा नहीं. सबसे पहली चीज़ है कि आपको सर्जन से मिलना चाहिए. दूसरी चीज़ ये है, आपको सर्जन से मिलने के बाद उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या टेक्निक कर रहे हैं. जब आप इंटरेक्ट करते हैं ना डॉक्टर से, आपको एक इनर सेंस भी आती है कि डॉक्टर जेन्युइन है कि नहीं. गो बाय योर ओन हंच ऑल्सो. टेक अ टूर ऑफ द क्लिनिक. देखिए क्लिनिक में ओटी कैसा है. जनरली क्या होता है कि एक बेडरूम होता है. कई लोग होते हैं जहाँ ये फ्रॉड क्लिनिक्स चल रही हैं जो खूब सारे कोठीज़ या बड़े घर ले लेते हैं ऑन रेंट. उनके अलग अलग रूम्स में ओटीज़ बना देते हैं, और 2 बड़ी बड़ी कोठीज़ में या 2 बड़े बड़े घरों में कम से कम जैसे 4-4 रूम्स हैं तो 8 ओटीज़ साथ साथ चल रही हैं. और 8 ओटीज़ में हर ओटी में 2-3 12th पास टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. आई नो ऑफ अ क्लिनिक जो टर्की से कुछ टेक्नीशियंस को पकड़ लाए, ठीक है, एंड दे आर मार्केटिंग इट कि हमारे पास ये टर्की के डॉक्टर्स हैं, ये टर्की का स्टाफ है, ये कर रहा है, टर्किश टेक्निक है. दिल्ली में है, एंड विच इज़ एंड दे आर ऑफरिंग ट्रांसप्लांट एट अ डर्ट चीप रेट. कोई अच्छा ट्रांसप्लांट है जहाँ पे आप अपने इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर अपना टाइम दे रहा है, तो वो 30-40 हज़ार में ट्रांसप्लांट नहीं करेगा भाई. इट्स नॉट पॉसिबल. दैट डॉक्टर विल चार्ज
for the labor, for the skill, for the equipment, for OT setup, for everything. तो पेशेंट हैज़ टू प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये आप सिर्फ पैसों के बेसिस पे या मार्केटिंग देखकर, एक चकाचौंध देखकर आप अपने आप को एक सर्जरी के अंदर नहीं घुसा सकते. यू कैन रिस्क योर लाइफ. यू कैन रिस्क योर लाइफ इफ़ द सर्जरी गोज़ बैड, योर लाइफ इज़ एट स्टेक. हालांकि ये बहुत सेफ सर्जरी है, आई डोंट वांट टू स्केयर एनीबडी, लेकिन आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है. कोई टेस्ट करते हैं हम पहले? जी, जैसे मैंने पहले बोला था कि मेडिकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है. तो आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का टेस्ट होना चाहिए, आपको कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ना हो. तो कुछ HIV, हेपेटाइटिस, खूब सारे टेस्ट की हमारी लिस्ट होती है एक, तो वो टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं. आंकड़े कहते हैं, स्टैट्स कहते हैं, जो मैंने पढ़ा कि आपने 4500 प्लस सर्जरीज करी हैं. क्या आपने किसी को कभी मना किया है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो मेडिकली फिट नहीं है, बट आपने कभी किसी को मना किया है, और किया है ना करने के लिए कोई सर्जरी, तो उनको कैसा लगा? मैं मना तभी करती हूँ अगर डोनर एरिया सफिशेंट नहीं है. डोनर एरिया मतलब आपका एरिया जहाँ से हम ग्राफ्ट निकाल रहे हैं, अगर वो एरिया ही वीक है तो नो मैटर हाउ मैजिकल और क्वालिफाइड योर सर्जन इज़ और कितना भी टेक्निक अच्छा करें, आपका रिजल्ट नहीं आएगा. एक ये है. दूसरा, अगर मुझे लगता है कि पेशेंट इरिटेट करेगा, पेशेंट बाद में, कई पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए आप चांद तारे भी ला दो वो सेटिस्फाइड नहीं होते. तो आई बेसिकली ट्राई टू अवॉइड सच पेशेंट्स रादर देन वेंचरिंग एंड जस्ट फॉर मनी से जस्ट सेइंग यस हाँ मैं कर दूंगी ट्रांसप्लांट. ऐसा मैं अवॉइड करती हूँ. तीसरा, मेडिकली फिट होना ज़रूरी है. कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है आपको तो ट्रांसप्लांट का रिस्क नहीं लेना चाहिए. क्या ग्रेड्स हैं बालों के? कुछ एक कहते हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है. कौन से ग्रेड तक कर सकते हैं, कौन से ग्रेड में आप छोड़ देते हैं कि नहीं कर पाएंगे? नॉरवुड की एक क्लासिफिकेशन होती है ऑफ बॉल्डनेस. स्टेज 1 टू स्टेज 5 या 6 तक जाती है वो, अभी 7 तक भी है लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में. उसमें हम इनिशियल ग्रेड्स, जब आपका डोनर एरिया इंटैक्ट है, जो एडवांस्ड ग्रेड होता है उसमें आपका ये जो पीछे का हिस्सा है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है. तो ऐसे ग्रेड में हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए. सो इनिशियल मे बी अप टू 4 एंड इन सम केसेस अप टू 5 स्टेज वी कैन गो फॉर ट्रांसप्लांट. उसके बाद अगर डोनर एरिया नहीं है, बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या बॉडी हेयर यूज़ होंगे कि वो भी नहीं हो सकते? बॉडी हेयर यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बॉडी हेयर की भी लिमिटेशन है. कोई अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है कि आप इतना बड़ा एरिया कवर कर लें. ग्रेड 6 जो आप बोल रहे हैं वो तो यहाँ से लेकर पीछे तक है, तो उसमें बॉडी हेयर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे. लगाने को लगा सकते हैं. औरतों में, फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में भी बॉल्डनेस होता है, लेकिन वो अलग तरीके से प्रेजेंट करता है. एक फीमेल जिसको बॉल्डनेस है वो कम्प्लीटली कभी आपको बॉल्ड नहीं मिलेगी. उसके बेसिकली थिनिंग होती है, या तो ये जो पार्टिंग का हिस्सा होता है वो थिन हो जाएगा, या सामने वाला एरिया थिन हो जाएगा. तो इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. आई हैव अ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डूइंग अनशेवन ट्रांसप्लांट, स्पेशली फॉर विमेन. तो इसमें हम शेव नहीं करते हैं एंड इट कैन बी डन. एंड जैसे बहुत ब्रॉड माथा है किसी का, और उसकी थोड़ी सी ही फीमेल की रिसीडिंग हेयर लाइन है, तो वो केसेस भी बहुत आते हैं कि इट इज़ अवॉइडेबल. आप कहते हैं कि नहीं करवाने की ज़रूरत नहीं है इसमें. देखिए, मैं ना किसी पेशेंट को ये नहीं कहती ट्रांसप्लांट कराओ. मैं पेशेंट को ये कहती हूँ कि अगर आप मिरर में देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं गंजा हूँ या मैं बॉल्ड हो रही हूँ और आपको नींद नहीं आ रही और आप डिस्टर्ब्ड हैं, तो मैं आपको हेल्प करूँगी ट्रांसप्लांट करके. आई कैन गेट योर हेयर बैक. बट इफ़ यू आर कम्प्लीटली बॉल्ड एंड यू आर हैप्पी विद योर लुक, तो आई विल नॉट टेल यू टू गेट अ ट्रांसप्लांट डन. बट हाँ, ये तो हो गया कि मैं क्या सजेस्ट करती हूँ. बट पेशेंट को अगर रिक्वायरमेंट है, फीमेल पेशेंट को हेयर लाइन ऊपर है, तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. ये ऑप्शन है बहुत अच्छा. और क्या उम्र से भी फीमेल्स के अंदर बाल कम होते हैं कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है? सो आफ्टर मीनोपॉज थिनिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारी बॉडी में हार्मोनल शिफ्ट आता है इन एवरी फीमेल. देन फीमेल्स हु आर हैविंग PCOD, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, या जिनके जीन्स हैं बॉल्डनेस के, उनमें भी थिनिंग हो सकती है. तो आपको बेसिकली मेडिकल जो कंडीशंस हैं उनको रूल आउट करना चाहिए. अगर वो डिरेंज्ड है उसको करेक्ट करिए, एंड देन स्टिल मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी थिनिंग है तो उन रूट्स को हेयर ट्रांसप्लांट से रिस्टोर किया जा सकता है. किसी को अगर हेरिडिटरी हेयर लॉस है, तो एक सर पर अगर सपोज 24-25 साल तक काफ़ी बाल उड़ गए हैं, तो कितने साल तक ये हो सकता है और कितनी बार हो सकता है? मैं आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली बता रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग सिनारियोज होते हैं. बट अगर हम क्रिस्प तरीके से बात करें, अगर डोनर एरिया अच्छा है और आप 25-26 ईयर्स के हैं, तो आपकी पूरी लाइफ में 3 से 4 बार हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिसमें हम आपके स्कैल्प से भी बाल निकालेंगे और आपके बियर्ड एंड इफ़ रिक्वायर्ड चेस्ट से भी निकाल सकते हैं. बॉलीवुड में आपने कई नाम तो ले लिए, सलमान सर का नाम भी ले लिया, बट लास्ट 10 साल में सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके नज़र में आया है
और वो ऑब्वियसली पब्लिकली रिवील नहीं हुआ बट फिर भी दिखा है लोगों को, वो आपकी नज़र में किसका हुआ है? बॉलीवुड नहीं, क्रिकेट फील्ड में अगर आप देखें तो आई लाइक विराट कोहली। काफ़ी ग्रेजुअल और उन्होंने इस टाइम पे कराया कि ज़्यादा कुछ पता नहीं चला किसी को। बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस में आप कराओ तो वो दिखता है। उन्होंने शायद थोड़ी हेयरलाइन रिसीड हुई थी, फिर उन्होंने कराया, तो इट वाज अ डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम एंड द रिजल्ट इज नाइस। क्या लोग रेफरेंस फ़ोटो लेकर आते हैं कि मुझे शाहरुख खान जैसा हेयरलाइन चाहिए? आज भी आपके साथ होता है? मैंने ऑल्दो ये सवाल तो पूछा आपसे, बट कोई स्पेसिफिक रेफरेंसेस लेकर आते हैं लोग? मतलब डू यू फाइंड दैट एक्चुअली हैपनिंग इन योर ओपीडी? ये तो बहुत ही फ़नी एक सिनेरियो है। किसी और का तो कम सेकंड, वो क्या करते हैं कि कोई 50 इयर्स का पेशेंट है, वो अपने खुद की फ़ोटोग्राफ 16 इयर्स की या 20 इयर्स की लेके आ जाता है कि डॉक्टर मुझे ऐसी हेयरलाइन चाहिए, विच इज़ फ़नी, क्योंकि हम नॉर्मली जिसको बॉल्डनेस नहीं भी है वो 20 साल की हेयरलाइन और 60 साल की हेयरलाइन में फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, 80% ऑफ पेशेंट्स वो अपनी पॉकेट से फ़ोटो निकालते हैं, वो अगर 40, 50, 60, 70s में भी है, कि मैं ऐसा दिखता था, मुझे ऐसी हेडलाइन चाहिए। और क्या That वो happens. वो इट माइट साउंड फनी बट फॉर अ पेशेंट इट इज़ लाइक द मोस्ट इमोशनल थिंग, बिकॉज उनको उड़ गए हैं बाल और शायद लाइफ का वो कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पर सबसे, इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू रियली गेट very close to the photograph that they're showing? See, you have to tell the patient what is realistic. Like I have mentioned, गॉड गिवन डेंसिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत बढ़िया डेंसिटी आती है, बॉल्डनेस चली जाती है, नहीं नज़र आती है आपकी बॉल्डनेस। सो येस, दैट इज़ पॉसिबल, बट हाँ, एज के अकॉर्डिंगली हेयरलाइन और डेंसिटी दी जाती है। एट 60 यू कांट हैव अ 20s डेंसिटी एंड हेयरलाइन। SRK के एक्चुअली में बाल नेचुरल हैं? उन्होंने एक इंटरव्यू में पब्लिकली बोला था कि मैं शैम्पू भी यूज़ नहीं करता, पानी से बाल धो। आई डोंट नो इफ दैट वाज फनी कि बट वाज दिस एक्चुअली रियल एडवाइस दैट ही वाज मैं गिविंग? आपको एक चीज़ बोलूँगी, शाहरुख खान का मिस्ट्री है टू ऑल ऑफ अस, आई थिंक ऑल द सर्जन्स। आई डोंट थिंक कोई भी श्योरिटी से कह सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। कुड बी अ पैच, बट हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं है। इट्स आइदर हिज ओन हेयर और अ पैच। उन्होंने ये भी एडवाइस किया था कि शैम्पू मत यूज़ करिए, मैं पानी से बाल धोता हूँ। ये एडवाइस माननी चाहिए? नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। आप बाल क्लीन नहीं करेंगे तो वैसे ही इन्फेक्शन से बाल टूट जाएंगे। डेफिनेटली आपको वॉश करना चाहिए। मैं तो पेशेंट्स को कहती हूँ रोज़ करो या एक दिन छोड़ के एक दिन करो, यू मस्ट वॉश। किस तरीके का शैम्पू होना चाहिए? आपके बालों के हिसाब से। बेसिकली बहुत एसिडिक शैम्पू नहीं होना चाहिए, बहुत उसमें केमिकल, सल्फेट, ये सब नहीं होना चाहिए। गो फॉर अ माइल्ड शैम्पू। कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको बताएंगे क्या शैम्पू यूज़ करना चाहिए। ऐसे तो बहुत मुश्किल है बताना, वो हर किसी की हेयर टाइप के हिसाब से होता है। कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए जिनके ड्राई हेयर है। पीपल डोंट यूज़ कंडीशनर, यू नो, उनको आता ही नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक इंडियंस, स्पेशली मैन, बिकॉज आई डील विद देम, उनको कंडीशनर लगाना नहीं आता। वो कंडीशनर लेके ऐसे 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 मालिश करने लग जाते हैं और ऐसे लगाते लाइक शैम्पू। कंडीशनर हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द लेंथ, नॉट ऑन द रूट्स। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा आजकल माइल्ड बॉन्ड रिपेयरिंग शैम्पूज आ रहे हैं जो डैमेज्ड हेयर को ठीक करते हैं, इनमें क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे कोई बॉन्ड रिपेयर नहीं होता शैम्पू से। आपका अगर हेयर का बॉन्ड या क्यूटिकल डैमेज्ड है तो आप अच्छी डाइट लीजिए, या इन शैम्पू से ये होता है फर्दर डैमेज नहीं होगा। दे आर माइल्ड शैम्पूज बट दे विल नॉट रिपेयर द बॉन्ड। वो बहुत- बाल गए तो गए। बहुत सारे लोग ऑनलाइन देखकर बायोटिन भी मंगा रहे हैं, मिनॉक्सिडिन भी लगा रहे हैं, और खुले में मिल रहा है इंडिया में, कहीं से भी उठाया जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ऐप से अभी 10 मिनट में मंगवा सकता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से क्या डैमेजेस हो रहे हैं, और क्या आपकी ओपीडी में इस तरीके के लोग आ रहे हैं जो सालों साल कुछ कर आए हैं और उसको रिपेयर करने में ही ज़िंदगी लग रही है? बिल्कुल। ये ना थोड़ी ये चीज़ गलत है कि मिनॉक्सिडिल जैसी दवा ऐसे खुलेआम मिलती है। इंडिया में भी मिलती है, यूएसए में भी मिलती है सरप्राइजिंगली। एफडी अप्रूव तो है, लेकिन इस दवा के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसकी क्या परसेंटेज लगानी होती है, कितनी बार लगाना होता है, ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर बताता है। पर लोग गूगल इज़ द डॉक्टर हियर, ना, डॉक्टर इज़ नॉट अ डॉक्टर। हमारी डिग्री तो कुछ है ही नहीं, तो गूगल इज़ एवरीथिंग। तो लोग गूगल से रिसर्च करके मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, साथ में फिनास्ट्राइड के बारे में भी रिसर्च करते हैं, और डॉक्टर के पास आके डॉक्टर को पढ़ाते हैं कि फिनास्ट्राइड क्यों नहीं लेना चाहिए, जबकि फिनास्ट्राइड से अच्छी दवा कोई और नहीं है बॉल्डनेस को कंट्रोल करने के लिए। और फेनेस्ट्राइड पर बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स आज की डेट में लिस्टेड हैं, कुछ अग्रीएबल हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा लॉबी भी क्रिएट हो रही है। कब देना है कब नहीं देना खुद से करें ना करें?
फिनास्टाइड से बेटर कोई दवा नहीं है बॉल्डनेस को कंट्रोल करने के लिए। आई रिपीट, इसके कुछ सेक्शुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड 0.2 to 2% ऑफ पेशेंट्स में ही होते हैं और ये रिवर्सिबल है। अगर आपको कुछ सेक्शुअल डिज़ायर कम लग रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं, तो खाना छोड़ दो ना, बट प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, बिकॉज 99% ऑफ पेशेंट्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और वो आपके बालों को झड़ना भी रोकेगा और फाइन बालों को मोटा भी करेगा। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि मिनॉक्सिडिल और फिनास्टाइड दोनों दवा लें। आजकल जेनेटिक कंडीशंस की वजह से 25 साल के अंडर बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस बढ़ गई है। क्या ये पहले भी थी कि अब ज़्यादा बढ़ गई है तो एक्चुअली में चेंज क्या है? ये ट्रेंड बहुत कॉमन है। जो पेरेंट्स थे उनकी बॉल्डनेस हुई 40s 50s में, और जो बच्चे हैं उनकी बॉल्डनेस हो रही है 18 19 20 21 22। इट्स क्वाइट कॉमन, एंड आई इवन हैव चिल्ड्रन इन 14 15 ईयर्स ऑफ एज जिनको जेनेटिक बॉल्डनेस की शुरुआत हो चुकी है। तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है और इंटरनेशनली ग्लोबली देखा जा रहा है। वी हैव आवर ग्रुप्स वेयर वी डिस्कस दिस। रीज़न इसका है, आई थिंक मेरे हिसाब से, स्ट्रेस। आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो रही है, नॉट ओनली बॉल्डनेस, कैंसर या एनी बीमारी, कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज स्ट्रेस पे आता है। हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है, हमारी डाइट अडल्ट्रेटेड है। इंडिया में आजकल पनीर तक, जो वेजिटेरियंस का मेन डाइट है, वो भी अडल्ट्रेटेड हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि हम क्या खाएं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, योर डाइट, योर स्ट्रेस लेवल्स एंड योर लाइफ स्टाइल। 25,000 में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, 2.5 लाख में भी हो रहा है, सेम टेक्निक, सेम क्लेम, सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़र्क क्या है? मैं आपको 2.5 लाख क्यों दूँ? बिकॉज द ऑपरेटिंग सर्जन इज़ नॉट द सेम। मैं MBBS में अपने 5.5 साल लगा रही हूँ, फिर मैं MD कर रही हूँ, फिर मैं अपनी अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन एग्ज़ाम क्लियर कर रही हूँ, वो सर्टिफिकेशन ले रही हूँ। मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं इतनी सारी ट्रेनिंग कर रही हूँ, अपनी लाइफ से इतना टाइम दे रही हूँ ट्रांसप्लांट लर्न करने का, और मैं ट्रांसप्लांट 30-40 हज़ार में करूँ क्यों? आई एम अ डॉक्टर, आई हैव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, माई एनर्जी, माई हार्ड वर्क। इतना हम अपनी लाइफ का एक मेजर हिस्सा डॉक्टर बनने के लिए देते हैं। इट्स नॉट ईजी, डॉक्टर बनना इज़ नॉट ईजी। इन फैक्ट, टू बिकम अ डॉक्टर, आई थिंक इट्स द, यू हैव टू गिव सो मच ऑफ, यू हैव टू गिव सो मच फ्रॉम योर लाइफ, जो और किसी प्रोफेशन में नहीं होगा। आई एम सॉरी, ये हो सकता है आई एम रॉन्ग हियर, बट मुझे लगता है डॉक्टर बनना बिल्कुल ईजी नहीं है। तो जब आप डॉक्टर बन गए हो, और सबसे ज़्यादा आयरॉनिकली पेशेंट एक डॉक्टर से ही एक्सपेक्ट करता है कि चैरिटी की जाए। क्यों? अगर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आपकी जान बचानी है, वहाँ पे चैरिटी कर लो, समझ आ रहा है, वहाँ पे यू कीप, डोंट चार्ज, आई अंडरस्टैंड, बट फॉर अ प्रोसीजर विच इज़ कॉस्मेटिक, जहाँ पे आपकी ब्यूटी एनहांस हो रही है, तो वो क्यों कम रेट पे और चैरिटेबल तरीके से की जाए? आई विल डेफिनेटली चार्ज फॉर माई सर्विस, बट येस, आई विल गारंटी कि आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल होगा, और वो रिजल्ट बोलेगा, मेरा काम बोलेगा। सो आई, एज फार एज जो दूसरी फैक्टर्स हैं, 30-40,000 और 2.5 लाख में क्या डिफरेंस है? टेक्निक सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, वी गेट इट इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट ही मुझे इतनी पड़ रही है, तो जितने का वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उतने की तो मेरी इंस्ट्रूमेंट आ रही है। तो वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को श्योरिटी से मान लीजिए कि टेक्निक सेम नहीं है। When the technique is good and the surgeon is qualified, the rates will go high. आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है कि रेट इंपॉर्टेंट है? आप मुझे खुद ही बताइए। आप एक सर्जन कर रहा है, तो आप एक सेफ हैंड्स में हो ना। एक नर्स कर रहा है और एक अनक्वालिफाइड स्टाफ कर रहा है, तो आप अपनी सेफ्टी देख लीजिए। आजकल तो पार्लर में भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, ब्यूटी सैलून, स्पाज। डू यू नो, इंटरनेशनली जब कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो टर्की और इंडिया को ब्लैक मार्केट कहा जाता है। ब्लैक मार्केट क्यों कहा जाता है? ब्लैक मार्केट टर्म से आप ऑटोमेटिकली डिवाइस कर सकते हो, अंधाधुन अनरेगुलेटेड काम हो रहा है। कोई बॉडी नहीं है जो जा के क्लिनिक में चेक करे कि कौन कर रहा है, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कितनी मेडिसिन दी जा रही है, सारे टेस्ट किए जा रहे हैं कि नहीं, वो कोई नहीं देख रहा, तो यहाँ पे तो पेशेंट हैज़ टू बी वेरी अवेयर। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अ प्लास्टिक सर्जन? I am different from a plastic surgeon because I am a dermatologist and a plastic surgeon is a plastic surgeon. So both of us have done MBBS. I have done dermatology. Plastic surgeon ने फिर सर्जरी की। उसके बाद सर्जरी करने के बाद प्लास्टिक सर्जन ने प्लास्टिक सर्जरी की सुपर स्पेशलाइजेशन की, और मैंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की स्पेशलाइज ट्रेनिंग की। ये डिफरेंट है। 25,000 में और 2.5 लाख रुपए में जो सर्जरीज हो रही हैं, मैं आपको 2.5 लाख क्यों दूँ? क्या फ़र्क है? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप एक ऐसी क्लिनिक में जाएं जहाँ पे एक नर्स या टेक्नीशियन या एक MBBS प्लेन या होम्योपैथ डॉक्टर है,
और वहाँ से आप ट्रांसप्लांट कराएं, या एक ब्यूटी स्पा या सैलून से ट्रांसप्लांट कराएं। और मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ कि आप मेरे पास आएँ, जहाँ पे मैंने अपनी 5.5 years की MBBS, 3 years की पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल, मेरा 15 years का एक्सपीरियंस इन हेयर ट्रांसप्लांट, मैंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी से सर्टिफिकेशन ली है। सो लेट मी टेल यू कि अभी आज तक के सिनारियो में इंडिया में कोई सर्टिफाइंग बॉडी नहीं है या कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे आपको हेयर ट्रांसप्लांट की डिग्री मिल सके। तो मैंने भी काफ़ी एक्सप्लोर किया था। आई वांटेड सम इंडियन बॉडी टू गिव मी अ डिग्री ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट विच वॉज नॉट देयर। सो अल्टीमेटली देर इज़ आई फाउंड आउट कि सिर्फ एक ही बॉडी है विच इज़ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी, जो कि ग्लोबली जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स है उनको एक स्टैम्प देती है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करने के लायक हैं या क्वालिफाइड हैं, प्लस एक रेगुलर ऑडिट पे रखती है। आपको पता है मेरा हर केस आज भी अमेरिकन बोर्ड में जाता है ऑडिट के लिए। मेरी हर 10 साल में मेरी सर्टिफिकेशन रिन्यू होती है। मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है आफ्टर completing my 10 years in the American board as being a diplomate of American board of hair restoration surgery. I just gave my exam again. मेरे ऊपर एक डंडा है, मैं कोई काम ख़राब कर ही नहीं सकती हूँ। ओके, प्लस इसके ऊपर मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही हूँ। दिस इज़ अ प्रोसीजर which is a luxurious procedure, you know. Patient wants to look good, and beauty कब आता है? जब आपका रोटी कपड़ा मकान fulfill हो गया, then you want to look beautiful, then you're coming to me. So I'm spending on my infrastructure. I'm giving you proper cleanliness, hygiene in my clinic, proper service. सब हम दे रहे हैं, ऊपर से जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो नंबर 1 ट्रांसप्लांट है। आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स इन सेइंग दैट माई ट्रांसप्लांट्स आर सो नेचुरल कि रिजल्ट आने के बाद जब तक आप खुद नहीं कहेंगे ना किसी और को कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, सामने वाला यही सोचेगा कि यार इसके तो बचपन से घने बाल है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरी हाथों की शफा आप कहीं और से नहीं ला सकते। दिस इज़ अ टैलेंट। मैं जब ट्रांसप्लांट करती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता मेरी हेयर लाइन नेचुरल कैसे बनती है। यू नो, एक आर्टिस्टिक है, अब एम एफ हुसैन की पेंटिंग तो एम एफ हुसैन ही बना सकता है, right? I'm not praising myself. I just want to tell you that sometimes even I am surprised that my results are so natural. How is it possible? You know, so ये factors हैं. You are paying for this. You're paying for my time, my expertise, my commitment to you. एंड प्लस मेरी पूरा स्टाफ, मैं ही नहीं, मेरा पूरा स्टाफ कमिटेड है आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने में, बेस्ट सर्विस देने में, और आपकी सेफ्टी को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। Then I leave it to you. You get it done in 25,000, 30,000, you come to me and pay a decent amount. हम लूटने नहीं बैठे हैं, हमको exorbitantly नहीं चार्ज करते हैं, जबकि मैं कोट कर सकती हूँ। मैं उतना ही चार्ज करती हूँ जितना एक सेलिब्रिटी भी करा सके और एक कॉमन मैन भी अफोर्ड कर सके। प्लस वी ऑफर EMI ऑप्शन एज वेल। बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपने हाथों की शफा को इतना पक्का कर लिया है कि वो एक्चुअली में MF हुसैन बन गए हैं। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। उनमें और आप में क्या फ़र्क है? उनमें ये फ़र्क है कि वो बिजनेस पर्सनस बन गए और मैं अभी तक डॉक्टर हूँ। मेरे लिए मेरा काम इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए लोगों के मुंह पे स्माइल देखना इम्पॉर्टेंट है, एंड शायद दूसरों के लिए पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, मे बी। एंड मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं वो, काम कम करते हैं। मैं अपनी पूरी सर्जरी खुद अपने हाथों से करती हूँ, और जहाँ मैं पूरी नहीं कर सकती वहाँ मेरी टीम मुझे हेल्प करती है, लेकिन इम्प्लांटेशन जो लगाने का है वो मैं अपने हाथों से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे ही भरोसा है इस चीज़ पे। सबसे बुरा रिजल्ट जो आपने कभी किसी का फिक्स किया है, करेक्ट किया है, डॉक्टर का नाम ना लें, बट अगर कोई केस हो आप हमें बता पाएँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था? बुरे रिजल्ट की तो ना इंडियन मार्केट में बाहर है। ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो कि अच्छे खासे इंसान को एलियन बना देते हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक पेशेंट आया था जिसकी हेयरलाइन यहाँ तक आई हुई थी, और ऐसे झूले की तरह यूँ, एंड दूर 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 बाल लाइक कैक्टस की तरह उगे हुए थे। लोग ये नहीं समझते कि आप जो बुचरी कर रहे हो पेशेंट पे, वो ज़िंदगी भर वो बाल उसके साथ रहेंगे। सो डोंट टच द पेशेंट इफ़ यू आर नॉट श्योर। आते हैं ऐसे पेशेंट्स, हम करेक्टिव प्रोसीजर करते हैं, जितना बेस्ट हम कर सकते हैं वी डू इट। PRP, एडवांस्ड PRP, GFC, एडवांस्ड GFC, एडवांस्ड PRP GFC, एक्सोसोम्स, एडवांस एक्सोसोम्स फॉर हेयर, कुछ QR करके एक नया ट्रीटमेंट है। एक्चुअली में इन ट्रीटमेंट्स, स्टेम सेल्स, इनकी सच्चाई क्या है? ये वर्क करते हैं कि सिर्फ ट्रांसप्लांट करा के छुट्टी? I have 2 words for these. Number 1 scam, number 2 marketing. ठीक है, अगर हम बॉल्डनेस की बात करें तो ये जो जो आपने नाम लिए हैं ना, कुछ काम नहीं करता। नथिंग वर्क्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं यहाँ मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोई पैसे कमाने के लिए नहीं
बैठी हूँ, मैं अपना काम करने के लिए बैठी हूँ, इसलिए मैं पेशेंट को साफ साफ बोलती हूँ कि सिर्फ ट्रांसप्लांट ही काम करेगा. डोंट गो फॉर दीज थिंग्स बिकॉज आई कैन वाउच फॉर इट कि जहाँ आपके रूट्स चले गए हैं वहाँ पे आप कुछ भी इंजेक्ट कर लें, कुछ भी डाल लें, वो रूट्स वापस नहीं आ सकते, वो तो गायब है ना वहाँ से, तो आपको उन्हें रिस्टोर ही करना पड़ेगा. सो रियली नथिंग वर्क्स एंड नथिंग इज़ FDA अप्रूव बाय द वे. हेयर थिनिंग के लिए अगर किसी को माइल्ड हेयर थिनिंग है, ये एक्चुअली में हेल्प करते हैं कि वहाँ पर भी कुछ नहीं करना चाहिए, गोली खानी चाहिए? बेस्ट तो मेडिसिन ही अफेक्ट करते हैं. कहीं कहीं PRP हम ट्राई करते हैं, PRP मैं अपनी क्लिनिक में करती हूँ, बट बाकी ये जो भी आपने ट्रीटमेंट्स के नाम लिए, आई डोंट वांट टू रिपीट द नेम्स अगेन, बट येस दे रियली डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू मी. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड इन माई एक्सपीरियंस. जेनेटिक बॉल्डनेस में तो काम नहीं करते. इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट से लोग मर रहे हैं. ये खबर आती है कभी किसी डेंटिस्ट ने या किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर ने, जो सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, डेथ हो गई, न्यूज़ आई, गूगल पे भी ट्रेंड बन गई और हर जगह फैली. उसके बाद लोग फिर ये भूल जाते हैं एक्चुअली में सच्चाई क्या है. एनेस्थीसिया गलत दे दिया, क्या हुआ जिसकी वजह से डेथ हुई, और ये कितना रिस्की है. I would like to answer this question by stating one fact कि सारी सर्जरीज में सबसे सेफ सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. ठीक है, डेथ्स हो नहीं रहे, कुछ एक डेथ्स हुई हैं, हैंडफुल, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स. वो तब हुई है, बहुत बार मैं इस बारे में बोल चुकी हूँ, जब पेशेंट ने रिसर्च प्रॉपरली नहीं की. आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि आपका डॉक्टर अगर एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड नहीं है या फिर डॉक्टर ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि एनेस्थीसिया की क्या डोसेज देनी है. ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट से रिएक्शंस होके फेटल उसके आउटकम्स हो सकते हैं, पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है. दूसरा, इंस्ट्रूमेंट साफ नहीं किए, एक ही इंस्ट्रूमेंट रिपीटेडली, जैसे मैं आपको बोल रही थी, कई क्लिनिक्स एक ही दिन में 4-4, 5-5 कर रहे हैं या खूब सारी सर्जरीज कर रहे हैं. देयर इज़ अ हाई चांस कि वो एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मल्टीपल पेशेंट्स में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं. इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी थोड़ा आपको आपकी जान पे असर डाल सकता है. तीसरा, अगर आपकी सर्जरी के पहले आपके बॉडी का पूरा वर्कअप नहीं हुआ, आपको कोई ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, वो हेयर ट्रांसप्लांट करते टाइम एग्रेवेट हो गई, तो फिर इट कैन बी डेंजरस. अगर कुछ ये प्रिकॉशंस लिए जाएं और इस पर ध्यान रखा जाए तो इससे बेटर कोई सर्जरी नहीं है. ये आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा हेवायर है. कहीं पर भी लोग कहीं पर भी सर्जरी करा रहे हैं, कैसे भी करा रहे हैं. कैसे रुकेगा? फ्यूचर क्या है? कौन सी बॉडीज़ हैं जो इन पर एक्शंस ले रही हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जो फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट्स को इंडिया में एटलीस्ट बेटर कर पाएगा? आज के प्रेजेंट सिनारियो में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है. कुछ एसोसिएशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया. ये हमारे इंडियन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स की एक बॉडी है. इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे जो क्वालिफाइड सर्जन्स हैं वो लिस्टेड हैं. तो सबसे पहले आप AHRS की वेबसाइट पे जा सकते हैं. आई रिपीट, एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया. इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे डॉक्टर्स की लिस्ट देखिए. अगर आपका जो ऑपरेटिंग सर्जन है इस लिस्ट में है तो यू आर इन सेफ हैंड्स. ओके, विदाउट फेल आंख बंद करके आप वहाँ जा सकते हैं. दूसरा, हमारी गवर्नमेंट को एक्टिव इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए. नंबर वन, अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारी गवर्नमेंट को हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री अगर हम एज मेडिकल टूरिज्म ग्लोबली प्रमोट करते हैं तो बहुत अच्छा रेवेन्यू दे सकता है. नंबर वन. नंबर टू, जो भी ये कॉम्प्लिकेशंस लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट डेथ्स एंड ऑल, वो इसलिए भी होती हैं क्योंकि जो भी फ्रॉडुलेंट क्लिनिक्स हैं या ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स हैं, उन पे चेक रखने के लिए कोई बॉडी नहीं है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो. तो अगर एक ऐसी बॉडी बन जाती है, एक ऐसा एक हमारे पास एक चेक रहेगा, एक विप रहेगा, तो शायद ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. एक रियल सिचुएशन डिस्कस करते हैं. इंडिया में बहुत कॉमन है, मुझे नहीं पता यूनिवर्सली दूसरी जगहों पर ऐसा होता है कि नहीं, आपको ज़्यादा बेटर पता होगा. रिश्ता आया, लड़के वाले लड़की वालों से मिले, लड़के के बाल एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो गए, पढ़ाई पक्की, अच्छे नोट कमा रहा है और एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, बट बालों को लेकर रिश्ता कैंसिल हो गया. वो लोग आपके पास आए, उन्होंने बताया कि भाई बालों की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हुआ. कई केसेस में लव मैरिज भी है कि भाई दोनों तरफ की फैमिलीज़ में डिस्प्यूट हो गया. हंसी आती है कि रोना? सोल्यूशन है? हंसी तो बहुत आती है, लेकिन आई फील फॉर देम बिकॉज इट्स अ लॉस. जिसके ऊपर गुजर रही है वो इस चीज़ को समझ सकता है. लेकिन आप मुझे एक बात बताइए,
आजकल की जो हमारी अरेंज मैरिज की जो एक हमारा सिस्टम है, उसमें लड़की तो सबको फेयर चाहिए, लंबी चाहिए, पतली चाहिए, अच्छे बाल, अच्छे ये वो चाहिए। लड़कों को जज करने के लिए क्वालिफिकेशन और कितना कमा रहा है, उसके अलावा अगर हम लुक्स पे जाएं, लड़कियां मोरलेस एडजस्ट कर लेती हैं। आई थिंक बाल एक चीज़ है जहाँ पे लड़कियां शायद रिजेक्ट कर दें, क्योंकि बाल आपकी लुक्स को एनहांस करते हैं। लोग कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मुझे लगता है कि मेल्स की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट आदमी भी होता है जो उनका बार्बर है। यस। बार्बर्स इस देश में सबसे ओवर कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल्स हैं। आई डोंट नो आप ये बात मानते हैं कि नहीं। बिना किसी भी डिग्री के, बिना किसी भी लाइसेंस के, फुल डायग्नोसिस, फुल ट्रीटमेंट, बाल जो उनके लोगों के उड़ रहे हैं उसकी भी उनके पास प्रॉपर इलाज है, देसी इलाज है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो उनकी मेडिकल एडवाइजेस की वजह से कितना नुकसान देखते हैं आप अपनी ओपीडी सबसे में? पहले तो जितने भी बाबर्स हैं उनको मेरा शत शत प्रणाम, क्योंकि ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ये क्या, इनकी बात पेशेंट ज़्यादा सुनता है और डॉक्टर को बिल्कुल कुछ नहीं समझता है। और डॉक्टर, ये जो बाबर है, ये बिना MBBS डिग्री के भी हमसे बड़े हैं। इन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनकी हर जो उनके ओपिनियंस हैं उनको बहुत वैल्यू मिलती है। इनफैक्ट पेशेंट सर्जरी वाले दिन कई पेशेंट सुबह सुबह अपने बाबर को साथ लेके आते हैं कि भाई तू बता कि भाई कैसी हेयरलाइन बननी चाहिए। Really? डॉक्टर, हाँ, कितनी बार वो आके फिर हमें बताता है, मैम ऐसे नहीं, यहाँ डालना, वहाँ डालना। एंड सर्जरी करने के बाद जब पेशेंट अपने हेयर कट के लिए बाबर के पास वापस जाता है, तो वो अपने क्रिटिकल कमेंट्स देते हैं, ये डॉक्टर ने ठीक काम नहीं किया, यहाँ नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इट हैपन्स। So this is quite funny, quite amusing, but this is quite common. क्या आपके पास फैमिली फंक्शंस में लोग अपनी स्कैल्प दिखाना शुरू कर देते हैं? ऐसा होता है मैं कि तो किसी को बताती ही नहीं हूँ मैं डॉक्टर हूँ। फैमिली फंक्शन अलग चीज़ है, उनको तो पता होता है, ऑफ कोर्स वो पूछने लग जाते हैं, वो बताना पड़ता है। बट जनरली इफ़ आई एम गोइंग इन टू अ गैदरिंग वेयर आई डोंट नो पीपल एंड पीपल डोंट नो मी, आई प्रेफर टू कीप माई आइडेंटिटी टू माई सेल्फ एंड नॉट डिस्क्लोज माई क्वालिफिकेशन, बिकॉज येस, वहीं पे शुरू हो जाते हैं। एंड सबसे फ़नी बात, आप उनको एनर्जी लगा के ट्रीटमेंट बताओगे भी, वो लगाएंगे नहीं, वो कुछ करेंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे, बस उस टाइम आपका टाइम ज़रूर खा लेंगे और आपके आसपास they will सबसे stick ऑकवर्ड around. जगह कहाँ है जहाँ पे ऐसा हुआ है आपके साथ? एनी वेडिंग फंक्शन जहाँ पे लोगों को पता होता है, दे जस्ट डोंट लीव यू। मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे ये हो रहे, फिर मैं उन्हें मेडिसिन बताती हूँ, हाँ हाँ हाँ, फिर दे नेवर यूज़ इट। पेशेंट्स मांगते हैं गारंटी, गारंटी दीजिए कि बाल वापस आ जाएंगे, 100% गारंटी दीजिए, हम कुछ भी पैसा दे देते हैं। ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या एडवाइस है? मैंने 2012 में हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू किया था। आज 2026 है। मेरे जो पेशेंट्स जिनके मैंने तब ट्रांसप्लांट किया था, उनके बाल अभी भी हैं। दिस आई कैन टेल यू विद गारंटी। ओके, इससे ऊपर क्या होता है इतने सालों के ऊपर मुझे नहीं पता। हालांकि हमारी बुक्स ये कहती हैं कि आपके डोनर एरिया को अगर हम सही तरीके से चूज़ करें, है ना, जो हमारा परमानेंट एरिया है पीछे का, वहीं से रूट्स निकाल के डालें, तो रिजल्ट्स विल स्टे विद यू ऑल योर लाइफ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारे हर बॉडी के पार्ट का वेयर एंड टेयर होता है, बालों का भी वेयर एंड टेयर होता है। बालों की डेंसिटी 20 से 30% कम हो सकती है विद टाइम। एआई की दुनिया में आज रोबोटिक्स के बारे में बात हो रही है। पिछले 7-8 साल से रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट्स की कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं, और अब ये भी डिस्कशंस हो रहे हैं कि एआई कैसे उसके ऊपर भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, ये डिज़ाइन करने में कि बाल लगने के बाद किस तरीके से फाइनल आउटपुट आना है। तो बिफोर वी इवन रीच द प्रैक्टिकल स्टेज ऑफ एआई, what is the reality of robotics in hair transplant? Is it actually effective? And what is the cost of the surgery for robotics specifically in India? Robotic hair transplant is a failure, not only in India but globally. रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट इनिशियली जब लॉन्च हुआ था बहुत हाइप हुई थी। ये कोई लेटेस्ट चीज़ नहीं है, इसको कई साल हो गए हैं। एंड जो क्लिनिक्स इंडिया में खुली थी, मुझे नहीं पता वो अभी भी ओपन है कि नहीं। ग्लोबली इन द कॉन्फ्रेंसेज वी हैव सीन द रिजल्ट्स आर नॉट बेटर देन ट्रांसप्लांट डन बाय अ ह्यूमन, फॉर द सिंपल रीज़न, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम सलवार सूट लेते हैं, उस पर कढ़ाई अगर हाथ की हो और एक मशीन की हो, उसमें फ़र्क होता है। हाथ की कढ़ाई इज़ ऑलवेज़ बेटर, बिकॉज कुछ चीज़ें होती है जो ह्यूमन प्रिसीजन को डिमांड करती हैं। फॉर एग्जांपल हेयर ट्रांसप्लांट,
जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ उस टाइम पे कितने रूट के ग्राफ्ट्स कहाँ लगने हैं या ग्राफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी है, वो ऑन द स्पॉट होता है. डायरेक्शन, एंगल, डेप्थ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. It needs human precision and flexibility, which is absent in a robotic hair transplant. Thank you, Dr. Saab, for answering almost all the possible questions that we could think of to have an educative session on hair transplants. हमारे शो की एक प्रथा है, बिफोर वी एंड द शो वी डू अ रैपिड फायर. इससे आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमें फर्स्ट रिएक्शन इंस्टेंटली पता चल जाता है. तो क्या आप तैयार हैं? Yes, ready. हेयर ट्रांसप्लांट या बियर्ड ट्रांसप्लांट ज़्यादा सेटिस्फाइंग सर्जरी है? Hair transplant. सबसे ओवररेटेड हेयर लॉस ट्रीटमेंट इन वन वर्ड? PRP. फिनेस्ट्राइड, यस और नो? Yes. 20,000 का हेयर ट्रांसप्लांट, रिएक्शन इन वन वर्ड? Stay away. खाली टाइम में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ी रहती हूँ. कुछ नहीं करती, किसी से नहीं मिलती. एक चीज़ जो गूगल बिल्कुल गलत बताता है हेयर लॉस के बारे में? 2 चीज़ें. एक तो प्याज के रस से बाल उग जाते हैं और दूसरा बायोटिन से आपकी बॉल्डनेस क्योर हो जाएगी. बाबा की एडवाइस या गूगल, दोनों में ज़्यादा डेंजरस कौन है? गूगल. लास्ट क्वेश्चन, बॉल्ड विद कॉन्फिडेंस या हेयर विद एंजाइटी? कॉन्फिडेंस विद हेयर. All right, thank you so much. Thank you for being a part of this. I really liked this conversation where मजाक में आपने बहुत सारे रियल चीज़ें बताई जो हमको नहीं पता थी. सोशल मीडिया के काफ़ी विपरीत आंसर्स दिए गए हैं. सो आई होप द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द एक्चुअल ट्रुथ behind hair loss, and I'm really grateful that you came here for this show. Thank you, Danay. Thank you for having me here. I enjoyed every moment spent here and I had a great time. Thank you. अगर आपने ये एपिसोड पूरा देखा है तो एक काम ज़रूर करिए, अपना इंस्टाग्राम खोलिए. जो लोग गारंटीड हेयर लॉस के लिए आपकी फीड पर तेल बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स बिना किसी मेडिकल डिग्री के हेयर रिस्टोरेशन प्रॉमिस कर रहे हैं, जो 20,000 रुपये में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उन सब क्लिनिक्स, इन्फ्लुएंसर्स और वो झूठे लोगों को अनफॉलो कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हमारा कुछ एफर्ट जो हमने इस एपिसोड को बनाने में लगाया है वो काम आया. जो डॉक्टर शालिनी ने आज बताया उसको याद रखिए. कोई भी तेल, कोई भी शैम्पू, कोई भी प्रोडक्ट जो डेड हेयर फॉलिकल्स हैं, स्पेसिफिकली जो जेनेटिक रीजंस की वजह से बॉल्डनेस हो गई है, उन एरियाज में बाल को वापस नहीं उगा सकता. और जो डॉक्टर आपको पर्सनली एग्जामिन करे बिना आपको किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट रेकमेंड करे, वो डॉक्टर नहीं, एक बिजनेसमैन. अपना टाइम, अपना पैसा और अपना भरोसा सही जगह लगाइए. ये एपिसोड अपने सारे दोस्तों को भेजना जो आज भी रिलाई कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम की रील्स पर. उन्हें बचाना आपकी जिम्मेदारी है. ऐसे और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सब लोगों के साथ जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है. अपना फीडबैक और गेस्ट रिकमेंडेशंस भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. मैं हूँ तनय तुलसानी. मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार एपिसोड में. तब तक के लिए जय हिंद.